हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे। एसएसटी में फोर्थ सब्जेक्ट जो आता है हमारा अर्थशास्त्र, उसमें आपका एक टॉपिक आता है भारतीय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, समझाने के लिए वैश्वीकरण क्या होता है एंड फिर वैश्वीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ के कैसे देखा जा सकता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, क्या एसएसटी के बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज का हमारा लेक्चर होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड आपके सारे डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम अपने उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो मतलब तथ्यात्मक पॉइंट्स हैं, वो याद रखने होते हैं, वो आपको याद ही रखने होंगे और आपको पता होने चाहिए, वो ये चैप्टर समझने के लिए। देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी ये एक शब्द हो गया आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है? वह कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। यानी जैसे मान लेते हैं कि इंडिया अलग देश है, फिर जापान अलग देश है, इंग्लैंड अलग देश है, अमेरिका अलग देश है। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे देशों में मिलके मान लेते हैं कि 5 देशों में या 10 देशों में या 2 देशों में अपना उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। यानी वहाँ पर चीज़ें बनाने में अपनी कोई एक कंपनी है और मान लेते हैं वो फूड कंपनी है, तो चिप्स वाली कंपनी है, फूड चिप्स तैयार होते हैं, उसमें किस तरह कंट्रोल रखती है, कैसे तैयार करती है, ये सब चीज़ें अपना कोई प्रोडक्ट तैयार करती है, कोई चीज़ तैयार करती है ऐसी कंपनी। वो कुछ भी चीज़ होती है, हो सकती है, चाहे वो किसी चीज़ के पुर्जे हो सकते हैं या वो फूड से संबंधित चीज़ हो सकती है, जो खाने की चीज़ें जो तैयार होती है बड़े मात्रा में, बड़े लेवल पर, या वो खिलौने वगैरह टाइप की कुछ भी चीज़ें हो सकती है वो, तो ऐसी वाली। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, यानी कंट्रोल होता है उसका वहाँ पर कई देशों में चीज़ें बनाने का। फिर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। यानी वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण मान लेते हैं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, तो इसका दुनिया के दूसरे देश के साथ में कैसे ये एडजस्ट हो सकती है, कैसे सामंजस्य बिठा सकती है, कैसे उनके साथ कंपटीशन कर सकती है हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है। फिर उदारीकरण एक वर्ड आता है आपका, तो सरकार के द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। हाँ, आती है। मान लेते हैं चाइनीज़ खिलौने, चाइनीज़ चिप्स वगैरह, ये फूड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल आ रहे हैं, तो इन पर सरकार जो है टैक्स लगाती है, तो उन टैक्सों को हटा देना ये आपका उदारीकरण की कहलाता है। ठीक है। फिर निवेश परिसंपत्तियाँ, मतलब ये क्या होता है? निवेश परिसंपत्तियाँ, इनमें क्या होता है? जैसे भूमि है, ज़मीन है, या भवन है, या मशीन है और अन्य उपकरण की खरीद में खर्च की गई जो मुद्रा होती है या पैसा, उसको निवेश कहते हैं। ठीक है। अब विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी जिनका एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन तैयार करना, उत्पादन पर नियंत्रण होता है, मतलब कंट्रोल होता है, तो उनके द्वारा जो खर्च होता है ना, मान लेते हैं यहाँ पर भी उनका नियंत्रण है। उन्होंने यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, हमारे भारत में भी लगाई है, जापान में भी लगाई है, फिर जाके दोबारा मालदीव में भी लगा ली, तो भारत के अंदर जो उन्होंने जो खर्च किया है, अपनी कंपनी जो लगाई है, जो फैक्ट्री सेटअप की है, उसको विदेशी निवेश कहेंगे हम। ठीक है। अब है मुक्त व्यापार। जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है, यानी उसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई टैक्सेस वगैरह नहीं होता कहीं पे कुछ भी। ठीक है, तो वो आपका मुक्त व्यापार कहलाता है। निजीकरण क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना। यानी निजी क्षेत्र वो होता है, मान लेते हैं जैसा कि गवर्नमेंट होता है, जैसा कि एक होता है निजीकरण, एक होता है सरकारीकरण। तो निजीकरण में वो चीज़ आ जाती है जो किसी मतलब पूरी जनता का जिस पे अधिकार ना हो के, है ना, जो सरकारी चीज़ होती है उसमें तो पूरी जनता का ही अधिकार होता है, वहाँ पर जनता का रोल प्ले होता है। बट निजीकरण में होता है जो मान लेते हैं एक ही आदमी की हो,
जैसा कि अडानी अंबानी की अपनी कंपनियां हैं तो वो निजीकरण के अंतर्गत आती है, और जैसा कि ये अमूल जो कंपनी है आपकी, है ना, ये आपके उसमें आती है, सरकारीकरण में, ये पब्लिकीकरण में आती है, इनमें पब्लिक का योगदान है ज़्यादा, है ना। ये ऐसे भी डिनोट किया जाता है, यानी डब्ल्यू बना देते हैं, फिर टी एंड फिर ओ, तो इसको डब्ल्यू से आपका वर्ल्ड बन जाता है, टी से ट्रेड बन जाता है यानी व्यापार, और ओ से आपका ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो इसने बोला है कि WTO विश्व व्यापार संगठन है, यानी पूरे वर्ल्ड में व्यापार जो होता है उसे कंट्रोल करने वाली एक संस्था है, और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना होता है। यानी पूरी दुनिया में जो भी व्यापार हो रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है, उस पर टैक्सेस को कम से कम लगाना एंड उसे सुचारू रूप से ज़्यादा बढ़ावा देना, इसका काम होता है WTO का, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, ये ज़रूर याद रखनी है आपको। मैंने बोला है ना इसकी फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऐसे ही आपका 9th पॉइंट है विश्व बैंक। ये भी एक ऐसी संस्था है, अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये। यानी विश्व बैंक वो चीज़ है, जैसा कि मान लो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, वर्ल्ड कंट्रीज़ जो भी हैं, जब ये आपस में व्यापार करेंगी ना, मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जितना भी इनका खर्चा वगैरह आता है, या सेटअप इस बनाने सेटअप करते हैं ये अपना, मतलब कुछ कंपनी वगैरह फैक्ट्रीज़ वगैरह ट्रेड करने के लिए स्थापित करते हैं, तो इन्हें लोन देने का काम जो है वो आपका विश्व बैंक करता है, इनकी सहायता करता है, मतलब लोन दे करके इनको प्रमोट करता है कि हाँ ये वाली चीज़ें हैं इसमें। ऐसे ही फिर नंबर 10 पे आता है आपका सेज। सेज क्या है आपका, ये किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करके विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करता है। अभी मैंने आपको पता हो निवेश ऊपर समझाया है, यानी एक देश दूसरे देश में आके जब खर्च करता है, अपना कोई सेटअप स्थापित करता है, कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए दूसरे देश में जाके अगर वो वहाँ पे खर्च कर रहा है अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो वो आपका निवेश होगा। अपने देश में कर रहा है तो वहाँ पे नहीं निवेश होगा, ठीक है। तो ये जो सेज कंपनी है, सेज जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है, ये किसी विशेष क्षेत्र में सुविधा प्रदान करती है कंपनियों को, जो निवेश करने वाली कंपनी होती है, यानी जो दूसरे देश में जाके अपना सेटअप बनाती है ना जो कंपनी, ये उनको हट के सुविधाएं प्रदान करता है, मान लो, ठीक है। तो सेज की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। EZ ये जो है एस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी फुल फॉर्म में आता है, यानी एस से आपका स्पेशल बन जाएगा, और ई से आपका इकोनॉमिक बन जाएगा, जेड से आपका जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसकी फुल फॉर्म में आता है, ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब यही सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है ना, सेज है, विश्व बैंक है, WTO है, निजीकरण क्या होता है, मुक्त व्यापार क्या होता है, विदेशी निवेश क्या होता है, निवेश संपत्ति किसे कहते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, है ना, ये सारी चीज़ें अब जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यही हमारे चैप्टर में आगे आएगी, ठीक है, जिनको हम क्लैरिटी के साथ देखेंगे। गाइज मैंने इसमें बहुत सारी स्लाइडें ऐड की हैं, आपको वीडियो को पॉज करके उन स्लाइडों को एक बार खुद से भी रीड करना है, ताकि क्लैरिटी से आपका चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। अब अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके नीचे वीडियो में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। जैसा कि विश्व के ज़्यादातर भाग तेज़ी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, सांस्कृतिक तौर पे जुड़ रहे हैं, है ना, या सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक और आर्थिक तौर पे, इन 4 लेवल पर ही आप उनको देखोगे, जो आपस में देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सांस्कृतिक तौर पे कैसे जुड़ते हैं, मान लेते हैं हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो है, अब यहाँ से इंडिया से कोई परिवार, कोई फैमिली जाके दूसरे देश में बस जाता है, लाइक जापान में चला जाता है, और वहाँ पे अपने कल्चर को फॉलो करे, फिर धीरे धीरे कई साल हो गए, उसके आसपास वाले जो फैमिलीज़ हैं वो भी हमारे कल्चर से ऐसे दूसरे देशों में बसती है, तो इस तरह से वो कल्चर को अपना लेते हैं, वहाँ के उन जैसा ही थोड़ा सा जो क्रिएशन कर लेते हैं अपने अंदर, वही आपका सांस्कृतिक तौर पे होता है जुड़ना। अब सामाजिक तौर पे, जैसा कि हमारा समाज, इंडिया का समाज जो होता है वो चीज़ों को फॉलो करता है, लाइक जैसा कि बड़ा एग्जांपल देखेंगे हम, इधर हरियाणा में जो पंचायत वगैरह सिस्टम होता है ना, वहाँ पे मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस इतनी उसको नहीं देते,
जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट वगैरह के, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस जितनी अपनी पंचायत को देते हैं, है ना, वहाँ पे पंचायत जो फैसला कर देती है, ऐसा सुना जाता है कि वो फिर चेंज नहीं होता। और फिर इसी तरह से मान लो वो दूसरे देश में चले जाए तो वहाँ पर, या दूसरे देश का वहाँ पे कोई आ जाए और वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो एंड उसको जाके फिर प्रमोट करे अपने देश में, तो इस तरह से वो सामाजिक तौर पे जुड़ सकता है। राजनीतिक तौर पे कैसे, जैसे वहाँ का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, पूरा जो प्रक्रिया चलती है कि कैसे मतलब सभाएं करनी है, क्या सब चीज़ें जो भी इलेक्शन में होती है, कैसे वोट डालना है, उन सब चीज़ों को वहाँ की चीज़ों से एक्सेप्ट मतलब प्रभावित होकर उनको फिर इंडिया में लागू करे, तो ऐसे वो राजनीतिक तौर पे जुड़ सकते हैं। एंड आर्थिक तौर पे तो ऐसे जुड़ते ही हैं कि ट्रेड वगैरह होता है, उधर की चीज़ें वहाँ आती है एंड उधर की चीज़ें वहाँ जाती है, इस तरह से आर्थिक तौर पे जुड़ सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं कि तेज़ी से मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, और ये आपका वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक, जो होता है इस पूरी स्लाइड से ये समझाने का पर्पज़ ये है कि वैश्वीकरण जो होता है वो हमारा 4 तरीके से हो सकता है, या तो सांस्कृतिक तौर से, या सामाजिक तौर से, या राजनीतिक तौर से, या फिर आर्थिक तौर से। ठीक है, अब वैश्वीकरण होता है कैसे, वो हम आगे देखेंगे। विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों, यानी हमें वहाँ पर मटेरियल जो है, चीज़ को तैयार करने वाला मटेरियल जो होता है वो हमें सस्ता मिल जाए, तो ऐसी जगह तलाश कर रही है। उन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में, यानी वहाँ पे फिर वो अपना जब निवेश करेगी, वहाँ पे खर्चा करेगी, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएगी, तो फिर उसमें उनको बढ़ोतरी मिल जाएगी, मतलब वहाँ पे उनकी वृद्धि होगी। कैसे होगी, जैसे कि रॉ मटेरियल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसा कि आपको चिप्स की फैक्ट्री लगानी है ना, तो आप चिप्स कैसे तैयार करोगे, ऑनियन से एंड पोटैटोज़ के ज़रिए ना, तो फिर पोटैटोज़ और ऑनियन आपको अगर भारी मतलब तेज़ दाम में मिलेंगे तो आपका वहाँ पे इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर रॉ मटेरियल आपको सस्ते में मिल जाएगा चिप्स बनाने के लिए, तो आप जल्दी से मतलब आपको फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि सस्ते में ही आपने रॉ मटेरियल ख़रीद के और उसको तैयार करके फिर उसको महंगे में बेच दिया, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा करके, है ना। तो विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे कि भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कार नहीं बनाता, बल्कि वो दूसरे देशों के लिए भी कार बनाता है। विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार के पुर्जों को भी बेचता है। निर्यात का मतलब बेचना होता है। इसी प्रकार ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो क्रियाकलाप होते हैं, यानी काम करने के तरीके होते हैं, उनमें वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है, यानी वो बड़ी मात्रा में चीज़ें बनाती हैं, है ना। दूसरे देशों में पहले निवेश किया, अपनी फैक्ट्री लगाई, कंपनी बनाई, वहाँ पर से रॉ मटेरियल लेके सस्ते में, फिर वहाँ पे चीज़ तैयार करके, प्रोडक्ट तैयार करके, फिर उसको महंगे में बेच देना, उन्हें मुनाफा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये वैश्वीकरण भी हो रहा है, क्योंकि वो सीख के जो है वो चीज़ सीख के जो आए चीज़ तैयार करने वाली, वो अपने देश से सीख के आए एंड उसको यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ की जनता भी फिर जो उनकी फैक्ट्री में लेबर के तौर पे काम करेगी, फिर वो भी वो चीज़ें सीखेंगे, तो यही आपका वैश्वीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तेज़ एकीकरण की प्रक्रिया ही आपका एकीकरण कहलाती है ना। देशों में आपस में संबंध भी तो बन रहे हैं, जो वो चीज़ हो रही वो उधर से आदमी, दूसरी कंट्री से आदमी हमारी कंट्री में आई, यहाँ की लेबर रखी, तो आपस में उनके संबंध भी बन रहे हैं। और तेज़ एकीकरण का मतलब यही होता है, एकीकरण का मतलब होता है दो चीज़ों को एक साथ ऐड कर लेना, मिला लेना, है ना, चीज़ें एक कर लेना, तो वो आपका एकीकरण कहलाता है। तो इन्होंने बोला है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तेज़ एकीकरण की प्रक्रिया ही आपका वैश्वीकरण है। ठीक है, तेज़ी से जो ये फैल रहा है, विभिन्न देशों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान जो हो रहा है, वो ये आपका वैश्वीकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब जैसा कि वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अलावा विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का जो ये एक माध्यम बन गया है, ये माध्यम विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन, यानी आना जाना, पराए लोग बेहतर मतलब अच्छी आय के उसमें अच्छी नौकरी के पर्पज़ से, है ना,
बेहतर आय, बेहतर रोजगार मिल रहा है, शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जो आते जाते हैं, किंतु यही आपका वैश्वीकरण है। लेकिन ये जो किंतु आया है ना, लेकिन विगत कुछ वर्षों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जैसा कि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है, तो वहाँ पे वो विदेशी जो लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगा देते, जैसा कि कनाडा ने भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसा कि मालदीव में भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ऐसा कुछ करके कुछ न्यूज़ आई थी। तो इस तरीके से जो प्रतिबंध लगते रहते हैं, उनकी वजह से विभिन्न देशों के बीच लोगों का जो आवागमन है, आना जाना, वो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है ना। तो आई थिंक आपको वैश्वीकरण तो क्लियर हो गया होगा। अब विदेशी जो निवेश होता है उसको आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने बट अब कुछ कदम उठाए हैं। कैसे वाले? जैसा कि भारत की केंद्र और राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का वहाँ पे जो है सेटल हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। मतलब अगर कोई विदेश से कोई आ रहा है, तो मान लो वो फैमिली के साथ आ रहे हैं, है ना, जो यहाँ पे निवेश करेंगे, क्योंकि ये 1-2 दिन का तो काम है नहीं, वो तो सालों तक, महीनों तक और कई कई साल लग जाते हैं उनमें। तो वो फैमिली के साथ आएंगे, तो उनको फिर उसके लिए जो भी अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, उसके लिए उन्हें जिस चीज़ की सुविधा होगी, बिजली की, पानी की, है ना, बिजली की, पानी की, सड़क की, और फिर उन्हें परिवहन की, मतलब आने जाने वाले के लिए उन्हें जो परिवहन चाहिए, उसकी भंडारण की, यानी उन्हें रॉ मटेरियल भी चाहिए, कच्चा माल, जिससे वो अपना फूड प्रोडक्ट तैयार कर सकेंगे, या कोई भी प्रोडक्ट। मनोरंजन की चीज़ें चाहिए उन्हें, शैक्षिक सुविधाएं भी चाहिए, वहाँ पे स्कूलिंग वगैरह अच्छी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्हें चाहिए। तो सरकार इस चीज़ को लेकर अब जो काम कर रही है। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे नियम थे कि वे जिसको निवेश करना होगा तो उसको इतना ज़्यादा टैक्सेस वगैरह देना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए लॉ बनाए जाते हैं अलग से। मतलब अब उन लॉ में चेंजेस करके उनको थोड़ा सा आसान बनाया जा रहा है, और चीज़ें जो है वो आपके विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए होगी। बाकी आप स्लाइड में इसे रीड कर लेना। जैसा कि कुछ वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट देने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का ज़्यादा दबाव होता है, तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है, यानी उन्हें ज़्यादा टाइम पर अब काम पे नहीं रखा जाएगा। जब काम होगा तब उन्हें बुला लेंगे एंड सैलरी दे के फिर उनकी छुट्टी कर देंगे, ऐसा कुछ करके। ये नहीं कि मतलब इतने दिन आपको काम करना और ये आपकी सैलरी होगी, और मान लेते हैं कि वो काम कर रहे तो उनकी सैलरी कम दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस काम के घंटों के ऊपर उन्हें सैलरी देना है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत जो निवेश को आपके आकर्षित करेगी, यानी यहाँ पर आके दूसरे देश की जो कंपनी है वो अपना निवेश करेगी इन सब चीज़ों से। इससे क्या होगा निवेश से? इससे ये होगा दूसरी देश की कंपनी कोई आई है यहाँ पे निवेश करने, तो उससे क्या होगा, भारतीय कंपनियाँ बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित होगी। यानी वो जो चीज़ें, जो स्किल्स उनके पास है वो हमारे पास नहीं है, तो हम उनसे सीख लेंगे, है ना, तो हमें फ़ायदा होगा। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेश कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। एंड फिर जो स्किल हमारे जैसा कि जो स्किल्स उनके साथ थी, उन पे आती थी, वो हमने उनसे सीख लिया, और जो हमारे से आती है तो वो हमसे उन्होंने सीख लिया इंडियन से। तो इससे क्या हुआ, फिर हमें उनसे लाभ हुआ, उन्हें हमसे लाभ हुआ। तो ऐसा करके भी मतलब ये सफलतापूर्वक सहयोग बन जाता है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। और जब ये ऐसा होगा, जैसा कि टाटा मोटर्स है, मोटर गाड़ी तैयार करती है, इन्फोसिस कंपनी है भारत की, आईटी कंपनी है ये आपकी, रनबैक्सी है, ये दवाइयों की कंपनी है, मतलब फैक्ट्री वगैरह, एशियन पेंट्स है, पेंट वाली, सुंदरम फॉरनर्स है, ये नट और बोल्ट की जो कंपनी है। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में आती है, और ये बहुत अच्छा विश्व में कर भी रही हैं। ठीक है,
तो वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली जो कंपनी होती है, उनके लिए नए अवसरों को सर्जन किया है। यानी उन्हें भी मौका दिया है कि वो भी वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में आ जाए। भारतीय कंपनी द्वारा कंपनियाँ आपकी है ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में आती है, बट इससे भी हटके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की श्रेणी वाली एक कंपनी जो है आपकी, उसको भी ये अवसर दिया है। वैश्वीकरण की श्रेणी में अब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनी को भी ये अवसर प्रदान किया गया है कि वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में अपना योगदान दे। ठीक है, तो ऐसे जोड़ करके भारत को देखा जा सकता है, मतलब वैश्वीकरण के साथ, निवेश के साथ, है ना। अब विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना कैसे, है ना, का मतलब है पूरी दुनिया के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। उत्पादन का मतलब है होता है, उत्पादन का मतलब आप यहाँ पे लोगे कि वो चीज़ जो वो तैयार करते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह पर जो चीज़ तैयार होती है वो आपका उत्पादन कहलाती है। ठीक है, जैसा कि कहीं पे अगर कॉटन मिल है तो वहाँ पे आपका कपड़ा तैयार होगा, कहीं पे चिप्स फैक्ट्री है या फूड फैक्ट्री है तो वहाँ पे फूड से संबंधित चीज़ें तैयार होगी, कहीं आयरन वाली फैक्ट्री है वगैरह तो वहाँ से आयरन से संबंधित चीज़ें, है ना, टूल्स तैयार होंगे। तो ये स्पेसिफिक जगह पर कोई चीज़ तैयार करना आपका उत्पादन कहलाता है। और विश्व भर के उत्पादन को, यानी पूरी दुनिया के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, तो कैसे जोड़ा जाता है वो आप इस स्लाइड में रीड कर लोगे, खुद से पढ़ लोगे। ठीक है, जैसा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है, यानी वहीं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं जो बाज़ार के नज़दीक हो। ठीक है, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, यानी थोड़े ही पैसे में वहां पर मज़दूर भी मिल जाए उन्हें। ठीक है, और कारीगर भी, मतलब अच्छे से महारत रखने वाले भी मिल जाएं, और फिर लेबर के तौर पे भी उन्हें श्रमिक मिल जाए, वो सब चीज़ें मिल जाए, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। यानी जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं उनसे संबंधित बिजली, पानी, सड़क वगैरह अच्छे से वहाँ से ले जाने लाने के लिए वो सारी चीज़ें भी मिल जाएं, है ना। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती, मतलब वो ये चीज़ भी देखती हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कितना हमारा ख्याल रख सकती है, भाई हमारे काम भी आ सकती है या नहीं, यहाँ पे ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी या हमारे लिए आसानी पैदा करेगी या पेचीदगी लेके आएगी, मतलब हमको प्रमोट नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है जब बहुराष्ट्रीय कंपनी वहाँ पे आती हैं। ठीक है, किसी भी जगह पे अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो अब इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती है। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद फिर वो वहाँ पे अपना ऑफिस बनाएगी और वहाँ पे अपना वो बनाएगी फैक्ट्री वगैरह, जो भी उससे कुछ बनाना है। भूमि, जैसे कि भूमि बनाएगी, वहाँ पे भवन बनाएगी, यानी ज़मीन खरीदेगी, फिर घर बनाएगी, मशीन वगैरह लगाएगी, और फिर औज़ारों को खरीदने में जो अपना खर्च करेगी ना, वो सब कुछ मुद्रा, वो सब खर्च करना ही, और जितना भी पैसा वो सब करने में लगाएगी वही आपको वो निवेश कहलाएगा। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेश निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी, यानी भाई उन्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई भी निवेश इस तरीके से ही तो होगा कि भाई उन्हें फ़ायदा हो तभी तो कोई काम करेगा, या फ़ायदा उन्हें होने रहा, नुकसान के लिए कौन करेगा। तो ये स्लाइड इतनी इम्पोर्टेंट है गाइज, ये वाली स्लाइड, कि इससे तो आपका पूरा मतलब आधा वैश्वीकरण क्लियर हो जाता है इस स्लाइड से, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं और मैंने इसीलिए ये आपको क्लियर भी कर दिया है। एंड जो स्लाइड आपको क्लियर नहीं हो रही वो खुद से आप रीड कर लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, बाकी आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मतलब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि वो अभी नीचे भी समझाया था, उदारीकरण है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वैश्वीकरण है, एंड भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के साथ कैसे जोड़ के देखा जा रहा है। तो इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपका, इसी लेक्चर से वो आपका हैंडल हो जाएगा, आप अच्छे से इस लेक्चर को अगर रीड कर लोगे। ठीक है गाइज, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके सारे, इनको अच्छे से पढ़ लेना।
जैसा कि औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में यानी रिसर्च सेंटर में अपने उत्पादों को डिज़ाइन करती है। उसके पुर्जे जो है यानी वो जो उसने डिज़ाइन किया उसके पुर्जे जो है वो बनते कहाँ हैं, चीन में बनते हैं। चीन में विनिर्मित होते हैं यानी तैयार होते हैं। फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मैक्सिको में भेजा जाता है और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को फिर जोड़ने का काम होता है। ठीक है, ये आपको वैश्वीकरण का एग्जाम्पल दे रहा है पूरा स्लाइड, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को फिर विश्व भर में बेचा जाता है। यानी कंपनी कहाँ की है, आपके राज्य अमेरिका की। ठीक है, कंपनी उसको चीन की कंपनी में भेजा, वहाँ पर उसके पुर्जे तैयार हो गए, जो उसने डिज़ाइन तैयार किए करके दिया था वो चीन में तैयार हुए उसके पुर्जे। फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मैक्सिको भेजे गए पुर्जों को और पूर्वी यूरोप में, और वहाँ इन पुर्जों को जोड़ा गया फिर। ठीक है, तो कितने सारे देश आ गए जहाँ जहाँ मतलब एक चीज़ एक सामान तैयार हो रहा है, बट कितनी सारी कंपनियाँ इसको तैयार कर रही हैं मिलके, वही आपका वैश्वीकरण बन जाता है। और फिर इस तैयार पुर्जों को जो भी उन्होंने तैयार किया अपना प्रोडक्ट, वो माल उसको फिर विश्व भर में बेचा जाएगा। अब तो ये आपका पूरा ऐसे चलता है प्रोसेस। मतलब इसी बीच कंपनी की जो ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। यानी इस जो ग्राहक जो सेवाएं हैं यानी उसे खरीदने वाले, तो वो कौन, उनके कॉल सेंटर्स जो है वो कहाँ पर है, वो भारत के इंजीनियर कर रहे हैं उस कॉल सेंटर्स को हैंडल। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मतलब प्रोसेस चलता है वैश्वीकरण में। ठीक है, ये सामान तैयार कर रहे हैं, ये कॉल सेंटर है यहाँ का, है ना वे, और ये आपका पूरा प्रोडक्ट आ गया नीचे बाज़ार में ऐसा करके। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। एक तरफ से तो चीन का माल है जो सस्ता माल है और सुंदर भी दिख रहा है ना। दूसरी तरफ भारत का माल है जो उन्हें महंगा पड़ रहा है। अब वो फिर अपने भारतीय जो हैं वो सामान खरीदने वाले, माल तो उनके पास दो हो गए, एक चीन वाला एक भारत वाला, एक कम पैसे वाला एक ज़्यादा पैसे वाला। तो अब वो अपनी पॉकेट मनी देखेंगे ना कि उनका इतना बजट भी है कि नहीं, तो कौन सा खरीदेंगे। अब अगर उनके पास इतनी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा वो रिच नहीं होंगे, है ना, तो वो अपना अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से अपना सस्ता वाला माल खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे भारत की कंपनियां बिछड़ेगी, उनका माल नहीं बिकेगा, और इससे चीन की कंपनी जो है वो प्रमोट होगी। ठीक है, क्योंकि उनका सस्ते में ज़्यादा माल बिक रहा है। तो सस्ते दाम और नवीन डिज़ाइनों के कारण चीनी खिलौने जो है वो भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा फेमस हो गए हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। यानी 70 से 80% तक चीनी खिलौने और 20% रह गए भारत के खिलौने, है ना। अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं, क्योंकि पहले भारतीय खिलौने थे वे महंगे बिक रहे थे, अब चीनी खिलौने सस्ते आ गए। तो क्या ये है, यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। यानी जब उन दोनों का कंपैरिजन किया गया भारतीय और चीनी खिलौनों का, तो चीनी खिलौने मतलब वो बेहतर निकले, है ना, उन्हें ज़्यादा खरीदने वाले मिल गए। तो भारतीय खरीदारों के सामने फिर कम कीमत पर खिलौनों की अपेक्षा करते ज़्यादा विकल्प हैं, है ना, मतलब कम में भी खरीद सकते हैं, उनके पास अब विकल्प है। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए यानी अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक जो अवसर मिला है ना। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि हुई है, यानी उन्हें नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ की कंपनियाँ फिर ठप हो जाएगी और चीनी कंपनी प्रमोट होगी। तो ऐसा करके प्रतिस्पर्धा बनती है कि मतलब प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है आपस में एक दूसरे के साथ टकराव होना। अब न्याय संगत वैश्वीकरण, यानी जब ये प्रतिस्पर्धा हुई तो फिर उन लोगों को मिलेगा जिनके पास अच्छी स्किल्स होंगी, है ना, ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे, उन लोगों को तो लाभ मिल रहा है। ऐसा जो वैश्वीकरण, लेकिन एक तबका ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा भी है जो इन सब लाभों से वंचित रह गया। संगत वैश्वीकरण के लिए फिर बात उठी, तो फिर सरकार पे बात आ गई कि सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है, मतलब ऐसा करके।
कोई कानून ला सकती है या फिर प्रमोट कर सकती है किसी कंपनी को। सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलने वाली नीतियां सरकार बना सकती है। छोटे कारीगरों और मजदूरों को प्रतिस्पर्धा में शामिल करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार सहयोग कर सकती है। जैसा कि मतलब उन्हें कुछ छोटे कोर्स लेके आ जाए या उनको ट्रेंड कर दे या उनको कुछ स्किल्स सिखाए वगैरह करके, तो सरकार ऐसे उन्हें सहयोग कर सकती है। नए संगत वैश्वीकरण के लिए विश्व व्यापार संगठन के साथ कुछ समझौते भी हो सकते हैं, ताकि भाई उनकी भी कंपनी प्रमोट हो, हमारी भी कंपनी प्रमोट हो, ऐसा करके, है ना। सारी स्लाइड्स है, पढ़ लेना। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं इस स्लाइड में। इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। जैसा कि स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। यानी ये जो है ना, स्थानीय और विदेशी जो यानी जैसा कि मैंने अभी बताया था कि भारत वाली कंपनी है खिलौने वाली और चीन वाली, है ना। तो इससे क्या होता है, इसमें उत्पादक जो होते हैं ना, चीज़ों को बनाने वाले, उनके बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। जिससे कंपटीशन से क्या होता है, खरीदारों को लाभ हो जाता है। एक तो इसका ये फ़ायदा होता है। दूसरा, उपभोक्ताओं के सामने सबसे पहले ज़्यादा विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। यानी उपभोक्ता वही है खरीदने वाले चीज़ों को, तो उनके पास विकल्प भी आ जाते हैं, ऑप्शन भी, है ना, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ भी वो खरीद लेंगे। इससे विदेश निवेश में वृद्धि होती है ना, इसमें बढ़ोतरी होती है। यानी विदेशों में जो निवेश करते हैं, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे, जैसा कि हमारे यहाँ अगर ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी तो यहाँ से फिर उन्हें लेबर भी चाहिएगी, तो यहाँ पे रोज़गार मिलेगा फिर इंडिया वालों को, ऐसा करके। तो एक ये फ़ायदा होता है। ये आप पॉइंट वहाँ दे सकते हो, जैसा कि अगर वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं, कुछ ऐसा करके अगर क्वेश्चन आ जाए, है ना, वहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। जैसा कि शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभ उठाती हैं और इन कंपनियों के नवीनतम जो प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश करके अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाती है। यानी उन्हें देख करके भाई ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, ऐसा सीखते हैं ना। सभी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया जा सकता है इसे प्रमोट करके। तो ये सब पॉइंट्स हैं, आप इन्हें गाइस देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना, है ना। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि नए संगत वैश्वीकरण के लिए गवर्नमेंट के क्या रूल्स हो सकते हैं, नए संगत वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, तो इसमें आप ये वाले पॉइंट ऐड करोगे गाइज। तो गाइज ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने देखा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। एक बार और क्लियर कर ही समझ आ गया तो आपके फिर सारी चीज़ें याद आती चली जाएगी। और एग्ज़ाम में यही बहुत होता है गाइज, एग्ज़ाम और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण में आप बहुत सारी कंपनियां एक साथ मिलके एक दूसरे के देश में जाके जब सेटलमेंट बनाती है, फैक्ट्रीज बनाती है, अपने वहाँ कोई अपना प्रोडक्ट तैयार करती है ना, निवेश करती है वहाँ पर, तो ये आपका वैश्वीकरण हो जाता है। और एक दूसरे के साथ वैश्वीकरण देशों से 4 चीज़ों के आधार पर जुड़ सकता है, सांस्कृतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर। और मैंने ये क्लियर भी किए थे अलग अलग के सांस्कृतिक तौर पे कैसे जुड़ सकता है, आप वहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हो गाइज। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय इकोनॉमी को इस वैश्वीकरण के साथ कैसे जोड़ के देखा जाता है गाइज। स्लाइड को एक बार भी रीड कर लेना और इस लेक्चर को सुन ही लेना चाहिए आँख बंद करके, देखना भी मत, तब भी आपका ये चैप्टर गाइस क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ना, हमें आपकी सेवा का मौका देना गाइस। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।